हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर का जो दूसरा एपिसोड है हमारा 22 अप्रैल का मैंने कराया था, आज इसमें 23 अप्रैल आज के हम करंट अफेयर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो जो रामायण है इस पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी कराई जा रही है। तो ये जो इसका सही आंसर है वो हमारा प्रहलाद सिंह पटेल, जो ए ऑप्शन है वो हमारा इसमें सही आंसर है। ये जो है भारत के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। ये रामायण पे जो है पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी होने जा रही है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यूपी का जो बाराबंकी है उसमें रामायण का संग्रहालय बनाया जाएगा। रामायण का संग्रहालय और संस्कृति केंद्र, इसकी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। इसमें जो है श्री राम के जीवन का जो स्टार्टिंग से लेकर इनका एंड तक का जो है वो पूरा चरण जो है इस संग्रहालय में दिखाया जाएगा। और आपको पता ही है कि राम मंदिर जो है बन रहा है अयोध्या में। उसके बाद देखिए, ये अगर मैं आपको बताऊं मंत्रियों के बारे में, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें जो है 15% ही मंत्री बन सकते हैं। पहले जो ये होता था कि जितने भी मतलब जिसकी भी सरकार बनती थी पार्टी की, तो वो अपने किसी भी मंत्री को लुभाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बना लेते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने जो है ये कानून लेकर आए कि 91वां संविधान संशोधन जो था उसमें 15% ही मंत्री बन सकते हैं। लेकिन दिल्ली में इससे थोड़ा अलग है। दिल्ली का जो संविधान है, दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है, इसका जो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1991 में, इसमें केवल 10% ही मंत्री बन सकते हैं। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रेगुलेशन की समीक्षा के लिए 6 लोगों की समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्छ मैं आपको बताऊं, ये जो सुदर्शन सेन है ये इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें होता ही ये है कि ARC मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी होती है, अगर मान लो कोई भी बैंक है किसी भी आदमी को, किसी भी फर्म को लोन देती है, अगर उससे जो लोन है वो नहीं चुकाया जा रहा है, मतलब 3 महीना जो उसका टर्म होता है उसके अंदर अगर लोन के बारे में कोई भी किस्त वगैरह नहीं आती है, तो इसको NPA में डाल दिया जाता है, मतलब नॉन प्रॉफिटिंग एसेट। तो इसमें ये होता है कि उसके बाद जो वो लोन होता है वो खतरे में आ जाता है। तो इसके लिए लोन की वसूली करने के लिए SBI ने जो है RBI से कहा है। तो RBI ने एक समिति बनाई है सुदर्शन सेन की समिति में। इसमें जो है जो एसेट NPA होगा उसको जो है वसूली की जाएगी। तो इससे जो है इसके लिए ये समिति का गठन किया गया है। इसके बाद मैं बात करूं RBI की, तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आप लोगो देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो लोगो है उसमें किसका वृक्ष है। तो ये ताड़ का वृक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे जो है रॉयल बंगाल टाइगर जो है सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। इसके अलावा और मैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात करूँ तो यंग हिल्टन आयोग 1934 में इसका एक्ट आया था, जिसको शाही आयोग भी कहा जाता है। तो इसके बाद 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसके जो पहले गवर्नर, जो 1935 में जो पहले गवर्नर बने थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, तब इसके पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो CD देशमुख जी बनते हैं। अभी 25वें गवर्नर की मैं बात करूँ तो जो वर्तमान में है वो शक्तिकांत दास जी जो हैं वो वर्तमान में इसके RBI के गवर्नर हैं। और जो 24वें नंबर के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल जी थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन था मेरा, ये देखिए, इसमें रघुराम राजन जी जो थे वो भी RBI के गवर्नर रह चुके हैं। और जो D ऑप्शन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, NK सिंह, ये भारत के वित्त आयोग हैं, जो कि 15वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग जो है भारत के आर्टिकल नंबर 280 में लिखा गया है। तो इसके और 14वें जो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे जो अभी YV रेड्डी थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो इसमें लिखा गया क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ समुद्री प्लास्टिक कचरे से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जैसे समुद्री कचरा होता है, भारत ने जब 2018 में पर्यावरण दिवस भारत की अध्यक्षता में मनाया गया था, तो इसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो जब ये देखिए समुद्री कचरा इस तरीके का, ये जो बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन जब बनाया थीम थी, तो इसके बाद जो है भारत ने लक्ष्य रखा कि 2022 तक हम जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन करेंगे। मतलब भारत को जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाया जाएगा।
तो ये जो समुद्री कचरा होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं, इससे जो है समुद्री कचरा जितना ज़्यादा होता है तो ये जो समुद्री जीव होते हैं उन तक ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाएगी ना ही लाइट पहुंच पाएगी। तो जो समुद्री पारिस्थितिकी है, जो समुद्र का इन्वायरमेंट है, उसको जो है इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा उत्पन्न होगा। तो इससे जो है हमारा इकोसिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इसके लिए जो है भारत ने जर्मनी के साथ समझौता किया है। जो सी ऑप्शन है इसका आंसर सही आंसर है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अगर बताऊं, तो प्लास्टिक कचरे से जो सड़क बनाने वाला देश का पहला राज्य था वो मेघालय था, और 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से भारत को मुक्त कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जर्मनी के बारे में मैं बात करूं तो जर्मनी आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ की कैपिटल जो है बर्लिन है। जर्मनी में जो राष्ट्राध्यक्ष इसके होते हैं, जो सबसे बड़ा जर्मनी में पद होता है वो चांसलर का होता है, जो कि विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला अभी अगर फोर्ब्स के अनुसार देखी जाए तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल है। तो जर्मनी में जो है राइन नदी बहती है। राइन नदी जिसको काला प्रदेश कहा जाता है, जिसको रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। काला प्रदेश मतलब कोयला यहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है। और भारत का अगर रूर क्षेत्र की मैं बात करूँ, भारत का काला प्रदेश जो है वो दामोदर नदी घाटी है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 4 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ एक चीनी जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह पहुँचा है, ये कहाँ पर स्थित है? देखो हुआ ये है, ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है इसका मैं आंसर आपको बता दूं, सी ऑप्शन इसका श्रीलंका एकदम सही आंसर है। तो रोटरडम जो है नीदरलैंड, यहाँ से एक जहाज़ निकला था चाइना के लिए। तो चाइना के लिए जब जहाज़ निकला तो इसमें कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण ये जो है श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रुक गया, तो ख़राब होने के कारण। तो जब हम्बनटोटा पोर्ट पे पहुंचा तो श्रीलंका के जो वहाँ पर पोर्ट के जो अधिकारी थे उनसे इन्होंने कहा कि हमारा जो है जहाज़ ख़राब हो गया है, इसमें तकनीकी खराबी है, उसको हम सही करना चाहते हैं, इसमें हम जो है कुछ सामान लेकर के जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आप जो है जहाज़ को रोक लीजिएगा। तो जब इसको जहाज़ में चेक किया गया तो इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ यूरेनियम निकला। यूरेनियम जो कि परमाणु बम बनाने में प्रयोग होता है। श्रीलंका ने जब इसका पता चला तो तुरंत इसको रवाना कर दिया। श्रीलंका की संसद में काफ़ी इसको लेकर हंगामा भी हुआ कि आप जो है आपके यहाँ कोई भी मतलब बाहर का आ रहा है, वो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या लेकर आ रहा है। अगर ये यूरेनियम मान लो फट जाता गलती से भी तो श्रीलंका का तो खत्म ही हो जाता। तो ये जो है पूरा मुद्दा था। तो ये जो हम्बनटोटा बंदरगाह है मैंने आपको बताया श्रीलंका में स्थित है। और श्रीलंका की मैं बात करूं तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो जयवर्धनापुरे है। इसकी पहले जो कैपिटल थी वो कोलंबो थी। कोलंबो से हट करके जयवर्धनापुरे जो है नई राजधानी इसकी बनाई गई है। और इसमें भाई भाई की सरकार है। प्रेसिडेंट जो यहाँ के हैं वो गोटाबाया राजपक्षे हैं और इनके यहाँ के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। पहले जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो महिंदा राजपक्षे थे, लेकिन अब इनके जो भाई हैं प्रेसिडेंट अभी जो है गोटाबाया राजपक्षे जी हैं। श्रीलंका के बारे में और मैं बात बताऊं तो इसमें जो है कुछ 1 से 2 साल पहले जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद जो इसने कुछ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। तो श्रीलंका ने जो है सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे करने वाला एक देश और भी है जो जनमत संग्रह उसने करवाया था, स्विट्जरलैंड ने। ऐसा वहाँ पर भी किया गया है। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है यूरेनियम जो लेकर जा रहा था, तो उसकी अगर खोज मैं बताऊं तो मैडम क्यूरी जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, जिनको 2 बार नोबेल भी मिल चुका है। एक बार फिजिक्स में इनको नोबेल मिला, एक बार केमिस्ट्री में भी इनको नोबेल मिल चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है, इसमें भारत का क्या स्थान है? देखो हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स होता है उसका मतलब ये होता है कि इसमें जिसका भी जितना ज़्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट होगा वो और देशों में जाकर उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब बिना वीज़ा के उसको वहाँ पे परमिशन मिल जाती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जिसका पासपोर्ट है वो जापान का पासपोर्ट है। इसकी वर्ष में 2 बार रिपोर्ट जारी होती है, ये दूसरी रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो क्यूबन जो रिपोर्ट थी उसमें भी जापानी टॉप पे था, इसमें भी जापान टॉप पे। भारत का अगर मैं इसमें स्थान बताऊं तो 84वां नंबर, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 84 पे इसका स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें जो लास्ट जो स्थान है वो अफगानिस्तान का 110वां स्थान है। और पाकिस्तान के स्थान की बात करूँ तो इसका 107वां स्थान इसका पाकिस्तान का होता है। जापान के बारे में मैं बात करूं, ये आप मैप में देख सकते हैं। जापान में 4 द्वीप हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सबसे ऊपर होकाइडो है, होन्शु है, नीचे शिकोकू है और क्यूशु है।
जापान की राजधानी टोक्यो है। इसको उगता हुआ सूरज का देश भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पूर्व में देश जो है वो जापान ही स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो शिंजो आबे जी जो थे, तो उनको जो है भारत में अब वो प्रधानमंत्री की जो किन्हीं स्वास्थ्य के कारण जो है जापान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, उनको 2020 में जो है भारत के द्वारा पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया। भारत में जो पद्म विभूषण है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण, फिर तीसरा जो लास्ट चौथा नंबर जो है वो पद्म श्री अवार्ड है। तो शिंजो आबे को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के 68वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं। इनकी मैं बात बताऊं, इसमें जो ए ऑप्शन है अर्जुन कल्याण, ये भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनके बारे में मैं बताऊं, ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज का खिलाड़ी, शतरंज में होता है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनते हैं। और जो 67 ग्रैंड मास्टर थे वो लियोन मेंडोका, ये जो हमारा बी ऑप्शन है वो 67 में थे। ये देखिए अर्जुन कल्याण, आप ये देख सकते हैं, ये जो है 67 ग्रैंड मास्टर बने हैं। उसके अलावा शतरंज की एक और खिलाड़ी हैं, फेमस खिलाड़ी कोनेरू हम्पी, इनको जो है BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द इंडिया 2020 जो है अवार्ड इसको दिया गया था। इसके अलावा 2019 में जो है ये अवार्ड PV सिंधु को दिया गया था। इसके अलावा मैं बात करूं शतरंज के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, जिनसे आप भली भांति परिचित ही होंगे। इनकी जो आत्मकथा है वो मास्टरमाइंड, इनको जो है पहला राजीव गांधी खेल रत्न का सम्मान दिया गया था। 1991-92 की परफॉर्मेंस के लिए इनको पहला राजीव गांधी सम्मान मिला था। इसके अलावा मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, हाल ही में कौन सी चुनावी पार्टी जो है चुनावी बॉन्ड का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है। तो मैं आपको बताऊं इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगर मैं सभी ऑप्शन में आपको ब्रीफ करूं तो ये जो BJP भारतीय जनता पार्टी जानते होंगे, सेकंड नंबर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी, एओ हुम की अध्यक्षता में। इसके जो पहली जो इसकी बैठक हुई, पहली जो वो हुई थी तो इसके मुंबई में WC बनर्जी की अध्यक्षता में ये पहली बैठक हुई थी। इसकी 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भारत की जो 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है वो नेशनल पीपल्स पार्टी है, जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो सरकार है वो मेघालय में, इसके जो कोनराड संगमा CM है वो इसकी इसी पार्टी के हैं। तो ये भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो इसका जो सही आंसर है मैंने आपको बताया डी ऑप्शन, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये यहाँ के जो हैं CM है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे सबसे लेफ्ट साइड में, ये हेमंत सोरेन जो है वो यहाँ के CM है। यहाँ के झारखंड के बारे में और बात कर लेता हूँ। ये देखिए झारखंड जो राज्य है हमारा, ये झारखंड जो है किन किन राज्यों से जो इसकी सीमा लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड के ऊपर बिहार है, बिहार से ही कट के झारखंड बना था। और इसके अलावा इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से भी लगती है, और ये छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा जो है साझा करता है। उसके अलावा नीचे ये जो उड़ीसा है इससे भी सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है। तो झारखंड की राजधानी रांची है और इसके CM हेमंत सोरेन, गवर्नर यहाँ के द्रौपदी मुर्मू हैं। यहाँ पे विधानसभा की सीटों की बात करूँ तो 81 सीटें हैं, और लोकसभा की यहाँ पे 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाता है, बोकारो स्टील प्लांट जो है वो झारखंड में स्थित है, रूस के सहयोग से लगाया गया था। इसके अलावा मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड, जो चुनावी बॉन्ड होता है, ये मैं समझाऊँ क्या होता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड वो होता है जैसे कोई भी मान लो ये जो उद्योगपति लोग होते हैं वो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं। तो पहले ये होता था कि डायरेक्ट चंदा दे दिया जाता था, लेकिन इसके बाद 2017 में जो अरुण जेटली जी जो अब नहीं रहे, उन्होंने जो है 2017 के बजट में ये घोषणा की कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा दीजिए, मतलब डायरेक्ट पैसा मत दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा दीजिए। और उन्होंने ये भी कर दिया कि इसमें जो है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है कौन देगा इसका ये नहीं बताया जाएगा, मतलब जो जितना पैसा दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जा रहा है वो इसमें नहीं बताया जाएगा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये इसने जो है 1 करोड़ रुपए इनको एक कंपनी थी उसके द्वारा जो दिया गया है उसका नाम इन्होंने घोषणा किया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा करने वाली ऐसी भारत की पहली पार्टी बन गई है। तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड था इसके बारे में ये कहा गया 2017 में इसकी घोषणा होती है। तो ये जो है इसके बारे में ये SBI से ही मिलेगा, ये जो है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही मिलने वाला है। और इसमें जो है
पैसा जो होता है वो किसी व्यक्ति के खाते में नहीं जाता है। जो राजनीतिक पार्टी है, जैसे अगर मान लीजिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस भी कंपनी ने दिया होगा इनको जो है लोन वगैरह जो भी दान दिया है, तो वो इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हेमंत सोरेन है उनके खाते में नहीं जाएगा, वो राजनीतिक पार्टी के खाते में ये पैसा जमा होता है। ये इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, तो ये चुनावी बॉन्ड जो है इसके बारे में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ 8वां नंबर जो है हमारा, हाल ही में जो मिगेल डियाज कैनेल हैं इनको नया राष्ट्रपति बनाया गया है। कौन से देश का राष्ट्रपति बनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन क्यूबा जो है इसका सही आंसर है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं ये मिगेल डियाज कैनेल जो है वो लेफ्ट साइड में है, और ये जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ के पहले जो राष्ट्रपति थे राउल कास्ट्रो, 89 वर्ष की उम्र हो गई थी इनकी। इन्होंने जो है इनको मिगेल डियाज कैनेल को जो है राष्ट्रपति यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे जो क्यूबा है, क्यूबा एक नॉर्थ अमेरिका का देश है। तो इसमें जो है दो लोगों की सरकार पहले थी, फिदेल कास्ट्रो और राउल कास्ट्रो। राउल कास्ट्रो अभी 89 वर्ष के हो चुके हैं, तो इन्होंने कहा है कि अब जो है किसी नए उम्र के इंसान को जो है मौका मिलना चाहिए। तो इसमें जो है नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल को बनाया गया है। तो ये मैं क्यूबा के अगर बारे में बात करूं तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका का देश है, यहाँ की राजधानी जो है हवाना है, नॉर्थ अमेरिका में ये कंट्री है। क्यूबा का जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, मतलब बॉल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा। विश्व में सर्वाधिक जो है चीनी का उत्पादन क्यूबा में ही होता है। और इसके आगे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाल ही में जो सुमित्रा भावे हैं इनका निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? तो ये जो है वो एक बहुत ही विख्यात जो है फिल्म निर्माता थी। तो फिल्म निर्माता मराठी की थी, ये पुणे की रहने वाली, ये देखिए सुमित्रा भावे जी। 7 बार इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है। 1985 में पहली फिल्म थी बाई, उनके लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और इनको अब तक 7 बार राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा जा चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा विख्यात फिल्म निर्माता थी। इसके अलावा जो हाल ही में जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड घोषित किए गए हैं 67 नंबर के राष्ट्रीय नेशनल फिल्म अवार्ड, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो बेस्ट फिल्म जो हिंदी फिल्म जो थी इसमें वो छिछोरे थी, जो सुशांत सिंह राजपूत जिसमें थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। और इसके अलावा मैं अगर इसमें बेस्ट एक्टर की बात करूं तो ये 2 लोगों को दिया गया था। एक हमारे ये मनोज बाजपेयी जी हैं, इनको भोसले फिल्म के लिए दिया गया था। दूसरे नंबर के ये आपको दिखाई दे रहे होंगे धनुष, इनको असुरन फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। और जो हमारे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो कंगना रनावत को दिया गया। 2 फिल्में हैं इनकी, मणिकर्णिका और पंगा, दोनों फिल्मों के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड का दिया गया था। इसके अलावा एक और अवार्ड मैं आपको बताऊं तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो 2019 का अभी हाल ही में दिया गया है 51वां, वो रजनीकांत जी को दिया गया। और जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। पहला जो था वो देविका रानी जी को दिया गया था। और जो 50वां अवार्ड था दादा साहेब फाल्के 2018 का, वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के जी को सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहली फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र थी वो बनाई थी, इसीलिए इनको फिल्म जगत का, सिनेमा जगत का जो है पितामह कहा जाता है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो सिनेमा जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मैं बताऊँ आपको 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे तो विश्व पुस्तक दिवस जो होता है उसमें दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें पुस्तकों का ही मेला लगता है, लेकिन अब जो है कोविड-19 की वजह से ये नहीं लग पा रहा है। इसका जो सबमिट है वर्चुअली हो रहा है, अब जो है अब वर्चुअली किताबें मंगा सकते हैं। इसकी जो थीम रखी गई है ओके सो योर नेक्स्ट बुक इज, आप जो है अगली बुक कौन सी पढ़ने वाले हैं, ये इसकी थीम रखी गई है। ये जो है विश्व पुस्तक दिवस 2021 का आप देख सकते हैं। ये जो है यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को जो एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना है 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में स्थित है। पेरिस की मैं बात करूं सीन नदी के किनारे ये पेरिस स्थित है। इसके जो महानिदेशक हैं वो ऑड्रे अजेले हैं। और मैं इसके अलावा बात करूं, यूनेस्को जो है विश्व में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो विश्व विरासत स्थल होते हैं उनकी घोषणा करता है। तो विश्व विरासत स्थल सर्वाधिक अगर मैं बात करूं तो इटली में स्थित है। और भारत में जो विश्व विरासत स्थल है वो 38 स्थित है। 38 में से 30 हमारे सांस्कृतिक हैं, 7 हमारे नेचुरल है और 1 हमारा मिक्स साइट है। इसके अलावा मैं बात करूं, विश्व विरासत दिवस जो है वो हमारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।